से अगर ब्रेक होगा ना तो मेरे कस्टम्स ब्रेक से हम करवा रहे थे तो उससे पूछना है कुछ, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास हम लोग सेक्शन 37 तक कवर कर लिए थे। आज जो हमारा रिवीजन पोर्शन है, आज जो हम लोग शुरू करेंगे, बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे डिडक्शंस दैट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। डिडक्शन दैट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। लास्ट क्लास हम लोग पीजीपीपी में सेक्शन 30 से लेके 37 कवर किए थे, विच आर नोन टू बी द एक्सपेंसेस अलाउड। ठीक है, अब जो सेक्शन 40 से लेके आगे का 43 बी तक है, इज बेसिकली व्हाट, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब क्या होता है कि ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो इसका डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है। क्या मेरा इमेज नहीं दिखा रहा है? क्या शो कर रहा हूँ मैं? विजिबल हूँ? विजिबल एंड ऑडिबल बोथ? ओके, तो सेक्शन 40AI, सेक्शन 40AI देखिए क्या बोलता है। सेक्शन 40AI क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। बोलता है डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी सम के लिए अदर देन सैलरी। बोल रहा है कि अगर आपका बिजनेस कोई भी पेमेंट करता है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरी छोड़ के, सैलरी छोड़ के बोल रहा है कोई भी सम जो हम लोग पे कर रहे हैं सैलरी छोड़ के, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो पेमेंट हम लोग इंडिया के बाहर करने वाले हैं या इंडिया में करने वाले हैं किसी नॉन रेसिडेंट को, और वो एक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी नहीं है जिस पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, या फिर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको ड्यू डेट के पहले हम लोग जमा नहीं किए हैं, तो हम लोगों को कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 क्या बोलता है, हम ध्यान से फिर से बता दे रहे हैं। सेक्शन 40AI बोलता है कि अगर कोई पेमेंट है, अगर कोई पेमेंट जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होता है, अगर कोई पेमेंट है जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होता है, अगर कोई पेमेंट है जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होता है, और वो पेमेंट और वो पेमेंट और वो पेमेंट हम करते हैं, वो पेमेंट हम करते हैं, वो पेमेंट हम करते हैं। अगर कोई पेमेंट जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होता है और वो पेमेंट हम लोग करते हैं किसको, आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट को, जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था, जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था, बट हम लोग ने टीडीएस कट नहीं किया, और अगर किया तो काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड टाइम, देन आपको उस पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है जब तक आप पेमेंट डिडक्शन आप डिडक्ट किए, जमा नहीं किए ड्यू डेट से पहले, तो आप भूल जाइए कि आप भूल जाइए कि आपको डिडक्शन मिलेगा। याद रखिएगा, मान लीजिए कि टैक्स डिडक्ट किए थे, ठीक है, और उसको किसी सब्सिक्वेंट ईयर में पे कर रहे हैं। मान लीजिए टैक्स डिडक्ट किए थे 22-23 में, 22-23 में अगर आप ड्यू डेट के पहले जमा नहीं किए तो 22-23 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके सब्सिक्वेंट ईयर 23-24 में अगर आप वो पैसा जमा करवा देंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। अच्छा, ये वाला लाइन क्या बोल रहा है कि चलिए आप टीडीएस का मतलब समझिए कि ये आप एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉयर है और सामने वाला एम्प्लॉई है, आप एम्प्लॉयर है और सामने वाला एम्प्लॉई है। आपको इनको पेमेंट करते वक्त, अच्छा इसमें सैलरी इंक्लूड नहीं है, मान लीजिए कोई और पेमेंट आप कर रहे हैं किसी भी आउटसाइडर को, किसी भी आउटसाइडर को आप कोई और पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस पेमेंट में टीडीएस कट आपने तो नहीं किया, कट करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, लेकिन सामने वाला बंदा, सामने वाला बंदा, ठीक है, सामने वाला बंदा खुद ही टीडीएस मतलब खुद ही टैक्स जमा करवा देगा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? यही बोलने का मतलब है। तो सेक्शन 40AI बहुत सिंपल सा बात ये बोलता है
कि अगर कोई भी तरह का पेमेंट है अदर देन सैलरी, और वो पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं या फिर टू अ नॉन रेसिडेंट कर रहे हैं, देन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, और बल्कि काटा तो समय पे जमा नहीं किया। समझ आ रहा है? और जिस साल काटा उस साल जमा नहीं किया, सब्सिक्वेंट ईयर में किया, तो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शंस मिलेगा। मान लीजिए आपने डिडक्ट करना भूल गया बट पेई ने डिडक्ट करके जमा कर दिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने डिडक्ट किया है और आप ही को डिडक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पे डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा, कितना परसेंट? 100% डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने टीडीएस कट नहीं किया, या फिर अगर किया तो पेमेंट नहीं किया। आर वी थ्रू विद दिस? टिल हियर आर वी थ्रू विद दिस? 40 AI आपको समझ आया? कम ऑन गाइस, टिल हियर आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक समझ आया आपको? नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्शन 40 AIA। सेक्शन 40 AIA क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। सेक्शन 40 AI बोलता है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना परसेंट नहीं मिलेगा बताइए तो? 30% ऑफ एनी सम। याद रखिएगा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें आपको 100% डिडक्शंस नहीं मिलता था, इसमें आपको 30% डिडक्शंस नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर कोई भी सम, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप एनी सम पेबल टू अ रेसिडेंट। बोल रहे अगर आप एक रेसिडेंट को कोई भी सम पे करते हो, इस सम में इट इंक्लूड्स सैलरी, इट इंक्लूड्स व्हाट? सैलरी। यानी कि अगर आप रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हो इंक्लूडिंग सैलरी, जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था बट आपने टीडीएस कट नहीं किया, और अगर आपने टीडीएस कट किया बट आपने जमा नहीं किया, तो उस अमाउंट का जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था उसका 30% आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 200 रुपया पेमेंट कर रहे थे, 200 रुपये का डिडक्शन लेना है और इस पे टीडीएस कट करना चाहिए था बट आपने टीडीएस कट नहीं किया, तो 200 का 70% यानी कि 200 का 30%, 200 का 30%। देखिए, डिडक्शन इज नॉट अलाउड फॉर 30% ऑफ एनी सम, यानी कि 200 का 30%, 200 का 30%, यानी कि 60 रुपया का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, 140 का आपको डिडक्शन मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्या आपको 40 AIA भी अच्छी तरह से समझ आया? कोई दिक्कत इस दोनों पोर्शन में? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट जब हम लोग, ये वाला भी सेम है, बस वही है, ठीक है। अच्छा, 40 AIB का अपने को नेसेसरी नहीं है, तो आप इसको उतना दिमाग में मत रखिएगा। अब आ जाइए 40 AIII। 40 AIII बेसिकली एक सैलरी के पेमेंट पे डील करता है, जो हम लोग पे करते हैं एक नॉन रेसिडेंट को, ठीक है। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं या फिर आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हैं। तो बोल रहे डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई भी पेमेंट का जो हम लोग पेमेंट करते हैं सैलरी का, जो हेड सैलरी में आता है। यानी कि अगर आप एक सैलरी का पेमेंट करते हैं आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट को, जिस पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो आप भूल जाइए कि आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, 40 AIII, 40 AIA, 40 AIII, 40 AIA और 40 AI, वंस मोर 40 AI, 40 AI, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 40 AI, फिर इसी का 40 AIA, 40 AIII। एम आई क्लियर विद दिस? ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा, तीनों बात अलग अलग बोलता है, डन है। उसके बाद जब हम लोग मूव करेंगे तो ये देखिए, आप यहाँ पे आइए, देखिए क्या बोलता है ये पोर्शन। बोलता है कि कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40A। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, फॉलोइंग आर आल्सो डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A। बोल रहा है कि अगर कोई भी तरह का टैक्स पे एम्प्लॉयर कर रहा है, किस परक्विजिट्स पे? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है। ऑब्वियस सा बात है, परक्विजिट जो होता है वो बेनिफिट इन काइंड्स होता है, तो ऑटोमेटिकली वो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। तो अगर आप उसका पेमेंट करते हो, उसके उस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स का पेमेंट अगर एक एम्प्लॉयर करता है, तो उस टैक्स पेमेंट का एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसी तरह इनकम टैक्स का पेमेंट करने के बाद आप डिडक्शंस नहीं ले सकते, वो आपका खर्चा नहीं है जिसको आप डिडक्शन ले सकते हो। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट, कोई भी तरह का प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स या कोई अदर टैक्स का नहीं अलाउड है डिडक्शंस का। आप प्रोविजंस नहीं बना सकते, आप अलग से पैसा एक अकाउंट में नहीं रख सकते, आप अलाउड नहीं होगा वैसा डिडक्शन लेने का, ठीक है। आप वैसा डिडक्शंस नहीं ले सकते हो जहाँ पे आप अलग से प्रोविजन बना के पैसा को स्टोर कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, डन।
चलिए, कोई भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट अंडर इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बट इंटरेस्ट पेड अंडर एनी अदर लॉ इज अलाउड एज डिडक्शंस। प्रोविजंस आप कोई भी टैक्स का बनाएं, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अगर आप इनकम टैक्स का देंगे, इनकम टैक्स पे अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वही इंटरेस्ट कोई और अदर टैक्सेस पे लग रहा है, इंटरेस्ट पे कोई और अदर लॉ पे मिल रहा है, तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? एनीवन, एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन बोल रहा है कि आप अगर अपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हैं, देख नॉर्मल दुकान से लेता तो वो दाम पड़ता तेरा 10,000, कोई भी सामान तुम नॉर्मल दुकान से लेता तो वो दाम पड़ता 10,000, तुम लिया अपने स्पेसिफाइड पर्सन से और उसको पेमेंट करवाया 15,000, तो उस 15,000 में 5,000 जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड हो जाएगा, बिकॉज 10,000 तक का पेमेंट अलाउड है। क्योंकि अगर आप उसको अपने हिसाब से देखेंगे तो दिक्कत होगा। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर हम किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हैं, स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हैं, बोलने का मतलब है कि हम वो पेमेंट एक अपने नोन में कर रहे हैं। बोलने का मतलब रिलेटिव को कर रहे हैं, पार्टनर को कर रहे हैं, डायरेक्टर को कर रहे हैं, या ऐसा पर्सन को जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम ऑब्वियस सा बात है उसको जो पेमेंट देंगे, उसको जो भी हम पेमेंट देंगे वो थोड़ा सा फेवरेबल पेमेंट देंगे, तो फेवरेबल पेमेंट का वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, हम मार्केट से एक सामान लेते हैं 10,000 में, अब हम उससे ले रहे हैं 20,000 में, तो 10,000 हम एक्स्ट्रा पेमेंट उसको कर रहे हैं ना, तो 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा 40A(2) में। सर एक बार 40AIA एक बार समझा दीजिए। 40AIA ये रहा 40AIA। 40AI बोल रहा है कि अगर आप कोई भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट को, इट इंक्लूड सैलरी ऑल्सो, कोई भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं आप रेसिडेंट को जिस पे टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था और आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, तो आपका जो पेमेंट है उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को 10,000 रुपया, TDS नहीं काटे तो 10,000 का 30% यानी कि 3,000 रुपया का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, 7,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस नाउ? क्या हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया ये सारा पोर्शन? येस और नो? स्पेसिफाइड पर्सन वाला एक बार फिर से बता दीजिए, ज़रूर बताते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन वाला क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्पेसिफाइड पर्सन वाला का मतलब क्या होता है, तो मेरा बात सुनो ध्यान से। ये हम हैं और ये नॉर्मल शॉप है जो मेरा रिलेटिव नहीं है, और एक शॉप है जो मेरे रिलेटिव का है। ठीक है, हमको अपने बिज़नेस के लिए कुछ सामान चाहिए, तो अगर हम इस शॉप से बिज़नेस लेते, मतलब इस शॉप से सामान लेते, तो उस सामान का दाम पड़ता 10,000, लेकिन हम रिलेटिव से बिल करवा रहे हैं, और रिलेटिव से अगर सामान लेंगे तो बिल करवा रहे 20,000। कितना एक्स्ट्रा करवा रहे बताओ तो? उस मार्केट वैल्यू से हम कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा रहे हैं? मार्केट वैल्यू से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा रहे हैं? मार्केट वैल्यू से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल करवा रहे हैं अपने रिलेटिव के लिए, तो वो 10,000 का जो अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो स्पेसिफाइड पर्सन को मार्केट वैल्यू के ऊपर। आर वी थ्रू विद दिस? ओके, नेक्स्ट कम्स द कैश पेमेंट। इसमें तो हमको लगता है पढ़ने का कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस यूज़ करना है कि अगर आप 10,000 तक पेमेंट करेंगे कैश में तो हर खर्चा का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप वही पेमेंट 10,000 के ऊपर करेंगे कैश में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और वही कैश पेमेंट अगर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स है तो उसका लिमिट हो जाएगा कितना, 1000 बताओ? 35,000 उसका लिमिट हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? 10,000 का पेमेंट के ऊपर, अगर 10,000 का पेमेंट
क्या 10,000 तक का पेमेंट अगर कैश में करेंगे तो अलाउड है, लेकिन अगर 10,000 के ऊपर का पेमेंट अगर आप कैश पे करेंगे तो डिसअलाउड है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो एक बिल के लिए एक इंसान को एक दिन में कर रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? कम ऑन, तुम लोग क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट वाले पोर्शन में एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 10,000 तक का पेमेंट अगर आप करेंगे तो कैश में तो अलाउड है, 10,000 के ऊपर अगर कैश पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउड है कुछ केसेस में, ठीक है। कुछ केसेस में ये लिमिट आपका जो है बेसिकली 20,000 तक के लिए, बट एग्ज़ाम पर्पस के लिए आप इसको उतना याद मत रखिए, ठीक है। उतना आपके लिए नहीं हो पाएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इधर आ जाइए, पेमेंट फॉर ग्रेचुइटी, इसमें आ जाइए पेमेंट फॉर ग्रेचुइटी। बहुत सिंपल सा बात है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजंस। देखिए, मेड बाय द एसएससी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी टू हिज एम्प्लॉय ऑन देयर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी रीज़न। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो आपका वो डिडक्शन, एक सेकेंड, 1 मिनट ब्रेक दो, मैं आ रहा हूँ, कॉल इंपॉर्टेंट है।
तो छोल पे। ठीक है, चले फिर मिलेंगे कल, आपसे मिल पाएंगे हम। ठीक है, आइए कल हम सुबह आएंगे 9:30 बजे, 9:30 कल आप अपना ये फाउंडेशन लेंगे ना। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल क्या रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि कोई भी तरह का डिडक्शंस, कोई भी तरह का डिडक्शन हम अलाउ नहीं करेंगे अगर आप प्रोविज़न बनाते हो। प्रोविज़न मतलब वही, एक तो अमाउंट को स्टोर करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाते हो, तो वो जो प्रोविज़न बना रहे हो ना, उसका अगर आप ग्रेचुइटी से रिलेटेड प्रोविज़न बना रहे हो तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अलाउड कर देंगे डिडक्शन अगर प्रोविजन मेड बाय एन एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ सम बाय वे ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड का प्रोविजन बनाओगे, अलाउड कर देंगे, ठीक है। अगर प्रोविजन बना रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी ग्रेचुइटी दैट हैज़ बीन बिकम पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर उसी प्रीवियस ईयर में पेएबल है तो हम आपका उसका जो प्रोविजन बना रहे हो वो अलाउड कर देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? तो बेसिकली आप याद रखिए, प्रोविजन ग्रेचुइटी का बनाना डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। कोई भी नॉन स्टैट्यूटरी फंड में अगर पैसा डालोगे, नॉन स्टैट्यूटरी फंड, तो उसका डिसअलाउंसेस है, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिडक्शन है दैट इज 43B। 43B बोलता है कि आप अगर एक्चुअल पेमेंट करोगे, यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे आपके बिजनेस को डिडक्शन हम नहीं देंगे। तो व्हाट आर द लिस्ट जब तक हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे और डिडक्शन नहीं मिलेगा? नंबर 1, कोई भी तरह का टैक्स, ड्यूटी या सेस, जब तक आप इसका पेमेंट नहीं कर देते आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी PFI, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम NBFCs, ये सब, तो अगर आप जब तक इसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर देते तो आप भूल जाइए कि आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन्स और एडवांसेस, कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑन एडवांसेस शेड्यूल बैंक से अगर कोई भी तरह का है तो आपका इसमें भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लीव इनकैशमेंट का भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। लीव सैलरी, लीव इनकैशमेंट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब जब तक आप लीव इनकैशमेंट का पेमेंट नहीं कर देते, एम्प्लॉय को लीव सैलरी देते हैं ना, जब तक उसका पेमेंट नहीं कर देते आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लासेस में मैंने आपको सिंपल सा बात क्या बोला था, आपको याद है? क्लासेस में मैंने बोला था आपको कि ये बेसिकली सैलरी का हेड्स के तरह है, उसमें आप थोड़ा सा देखो, वही है। एम्प्लॉय पे बोनस या कमीशन अगर आप पेमेंट नहीं कर दोगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्वेशन फंड में जब तक पेमेंट नहीं कर दोगे आप भूल जाइए कि आपको डिडक्शन मिलेगा इससे रिलेटेड। और रेलवेज का अगर कोई पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो जब तक पेमेंट आप नहीं कर देते तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रिजम्पटिव इनकम। सर 40A7 और एक बार समझा दीजिए। 40A7 बोल रहा है ग्रेचुइटी का पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ग्रेचुइटी पेमेंट का आप प्रोविजन बना रहे हो। प्रोविजन मतलब एक अकाउंट बना रहे हो जिसमें आप पैसा स्टोर कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो अभी तक, पैसा बस अलग करके रखे हो, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा प्रोविजन का। समझ आ रहा है? पैसा अलग करके रखना डज नॉट मीन आपको डिडक्शन दे दे, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोविजन बना है कंट्रीब्यूशन के लिए, ग्रेचुइटी पेमेंट करने एक बात होता है, ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूट करके रखना एक बात होता है। अभी हम एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे रहे, हम अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलाउड है, ठीक है। उसी तरह हम ग्रेचुइटी को प्रोविजन बना के इसलिए रख रहे क्योंकि उसी साल मेरे को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपको समझ आया। डन है सोमा, समझ आया? अब आ जाइए प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब होता है व्हेन यू प्रिज्यूम थिंग्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इनकम को प्रिज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा कोई भी तरह का इनकम माइनस एक्सपेंसेस का कोई नाटक नहीं है, हम लोग एक फिक्स्ड रेट पे, एक फिक्स परसेंटेज पे इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, समझ आ रहा है? तो प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन आता है 44AD,
ठीक है। तो 44 AD, पहला बात ये 44 AD किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? एक इंडिविजुअल पे, HUF पे या पार्टनरशिप फर्म जो एक तरह का रेसिडेंट है लेकिन LLP पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एलिजिबल SSC कौन हुआ? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, ठीक है। तीनों का तीनों क्या होना चाहिए बोलो? रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव इनकम बोलता है कि भाई तुमको डिडक्शन लेना है, लो, सॉरी, प्रिजम्पटिव इनकम बोलता है कि तुमको अगर वो इनकम प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करके, मतलब इनकम से अपने एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकालना है तो तुम ये फॉलो करो। इसका मेथड है प्रिजम्पटिव इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव इनकम। ये प्रिजम्पटिव इनकम का सेंस क्या है? प्रिजम्पटिव इनकम का सेंस ये है कि आपको यहां पे एक अपना इनकम प्रिज्यूम कर लेना ऑन द फिक्स % ऑफ द टर्नओवर, ठीक है। एप्लीकेबल इन लोग के ऊपर है और ये सारे व्यक्ति किसी भी एंगल से डिडक्शन नहीं लेना चाहिए 6A में या कोई भी 10AA के अंदर, एग्जेम्पशन सही है, ठीक है ना। चलिए ये वाला होल्ड करिए, यहाँ पे आइए। कौन कौन सा, ये पहला बात, इसमें एलिजिबल बिजनेस कौन कौन है, ठीक है। एलिजिबल बिजनेस जो प्रिजम्पटिव इनकम का फायदा ले सकता है, एलिजिबल बिजनेस जो प्रिजम्पटिव इनकम का फायदा ले सकता है वही ले सकता है जिसका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव्ड, जिसका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर में एक्सीड नहीं करता है 2 करोड़ रुपया, यानी कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया अगर आपका टर्नओवर या फिर आपका ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीड नहीं करता है तो हम आपके ऊपर प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन लगा सकते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा? आइदर 8% या 6%, ठीक है। 8% लेंगे आप टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का, या 6% लेंगे आप टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का। 6% तब लेंगे अगर आपको सारा पेमेंट चेक के थ्रू मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मिला है। लेकिन अगर उसमें से किसी भी तरह से कैश पेमेंट इन्वॉल्व है तो आपका जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो 8% मानेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आप किसी भी एंगल से कोई भी तरह का डिडक्शन और नहीं ले सकते हैं, आप किसी एंगल से कोई और तरह का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं अंदर प्रिजम्पटिव इनकम। तो प्रिजम्पटिव इनकम बोलता है आई एम एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप अदर देन LLP, ठीक है। I will be eligible under presumptive income if my total turnover or gross received in the previous year does not exceed 2 crore rupees. My presumptive income will be 8% of the turnover or gross received, or 6% of the turnover or the gross received in case of payment received through check or in online platforms. Am I clear with this? And I have not taken any deduction under section 30 to 38, ठीक है क्या? आर वी थ्रू विद दिस? कोई दिक्कत है इसमें आपको? एनी पर्सन हैविंग एनी डाउट इन प्रिजम्पटिव इनकम? ये जनरल रीडिंग कर लीजिएगा, उतना ज़रूरत नहीं है रिवीजन पे। आ जाइए, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। प्रिजम्पटिव इनकम सर 8% वाला क्या बोले एक बार बता दीजिए। 8% का मतलब है कि अगर आपके इनकम का 8% या 6% लेना है। 6% तब लेना अगर पूरा पेमेंट जो तुम किए हो वो पूरा अकाउंट्स क्या बोलते हैं 8% तभी लेना अगर कुछ पेमेंट तुम्हारा कैश में हुआ है, कुछ चेक में हुआ है, ऐसे वैसे हुआ है। 6% तब लेना जब सारा पेमेंट तुम्हारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हुआ है, चेक में हुआ है, कैश नहीं है। समझ आ गया? प्रिजम्पटिव इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। व्हाट इज द प्रिजम्पटिव इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल? बहुत सीधा बात है। इसके अंदर एलिजिबल SSC कौन है, ठीक है। इसके ऊपर एलिजिबल SSC कौन है, ध्यान से देखो। एलिजिबल SSC इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, LLP छोड़ के जो रेसिडेंट इन इंडिया है। और यहाँ पे जो इंसान स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन का डेफिनेशन देखिए नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है। दिस आर द पर्सन हु आर अंडर स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ठीक है।
पिछले वाला 44 AD प्रिजम्पटिव इनकम बिजनेस का बोलता है, 44 ADA प्रिजम्पटिव इनकम प्रोफेशन का बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसका ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीड ना करे 50 लाख से इन अ प्रीवियस ईयर, 50 लाख से इन अ प्रीवियस ईयर। प्रिजम्पटिव इनकम कितना है? आपके प्रोफेशन का 50%, आपके प्रोफेशन के ग्रॉस रिसीप्ट का 50% हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? बिजनेस में 6% 8% था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में डायरेक्ट 50% हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाइए, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड्स कैरेज व्हीकल्स 44 AE। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एलिजिबल SSC कौन होता है इसमें? ठीक है, ये प्रिजम्पटिव इनकम आप कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे बिजनेस का जिसका काम है गुड्स कैरेज व्हीकल्स को गुड्स कैरेज व्हीकल वाला काम है। ठीक है, ये इंसान के पास नॉट मोर देन 10 गुड कैरेज व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और इसका धंधा होना चाहिए प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग सच गुड कैरेज। जो मालगाड़ी होता है ना, गाड़ी का इसका प्लाइंग हायरिंग करने का काम है। ठीक है, और आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम, इस बिजनेस का प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकलेगा? देखिए, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं गुड कैरेज, ठीक है, तो जो गुड कैरेज हो सकता है, जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गुड कैरेज यानी कि मालगाड़ी, आपका धंधा इस गुड कैरेज को प्लाइंग लीजिंग इस पे लगाना। तो ये जो मालगाड़ी है ये बेसिकली दो तरह का हो सकता है। ठीक है, दो तरह का मालगाड़ी हो सकता है। एक हो सकता है हेवी गुड्स व्हीकल, आपका जो व्हीकल है वो हेवी गुड्स व्हीकल है, बड़ा है, ठीक है, ट्रक वगैरह। और एक तो है जो अदर देन हेवी गुड व्हीकल है। तो अगर आपका हेवी गुड व्हीकल है तो आपको क्या लेना है? 1000 रुपया करके लेना है पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। ठीक है, या अनलैडन वेट फॉर एवरी मंथ, मतलब तुम्हारे ट्रक का वजन। अब आप मेरे से पूछेंगे भैया हम लोग कैसे गुड्स का पहचानेंगे कि कौन सा गुड्स हेवी गुड्स व्हीकल है और कौन सा लाइट गुड है? तो हम बोले ध्यान से देखो, अगर हेवी गुड व्हीकल का बात करोगे तो ऐसा गुड कैरेज जिसका वेट एक्सीड करता है 12 टन से, 12 टन से ऊपर वाला गाड़ी, ठीक है, 12 टन से ऊपर वाला गाड़ी हेवी रहेगा, 12 टन या उससे कम वाला लाइट रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो 12 टन के ऊपर वाला गाड़ी क्या रहेगा बताओ? हेवी रहेगा। तो मान लीजिए मेरे पास 8 गाड़ी है, क्या हम प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हैं? द आंसर इज यस, आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास बंद हुआ तो आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है और फिर हमारा PGBP कंप्लीट है। तो आज ही हम आप लोग को सम्स करवाएंगे। ठीक है, तो सम्स करवाने के पहले आपके पास एक टाइम रहता है 7 मिनट्स का, उस 7 मिनट्स में आप रिवाइज करेंगे फटाफट करके। ठीक है, जितना पढ़ा है। तो 8 गाड़ी है, मान लो 8 गाड़ी में से 15 टन करके एक एक गाड़ी का वेट है, जो पाँच गाड़ी का वेट कितना है? 15 टन। बचा हुआ का कितना? बचा हुआ का 3 जो गाड़ी है उसका वेट है 8 टन। तो ये हेवी गुड्स व्हीकल हुआ। तो लॉ बोलता है आपको 1000 रुपया पर टन करके पर गाड़ी का निकालना है। ठीक है, यानी कि 15 टन पर कार का है, 15 टन पर कार का है। तो आप कैसे प्रिजम्पटिव इनकम निकालेंगे? आप लेंगे 1000 पर टन का है, ठीक है, पर टन का है। तो एक कार का टन कितना है? 15। ठीक है, और गाड़ी कितना हेवी है? 5। तो 1000 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 12, यह आपका प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगा। 1000 दिया है,
कनेक्शन इशू है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस प्रिजम्पटिव इनकम का बात कर रहे थे, ठीक है। इस प्रिजम्पटिव इनकम हम लोग ये बात किए थे कि हेवी गुड व्हीकल पे आप 1000 पर टन ले लेंगे। मान लीजिए मेरे पास 5 हेवी व्हीकल्स है, ध्यान से देखिए, मेरे पास 5 हेवी व्हीकल्स है, 5 हेवी व्हीकल्स है, ठीक है, और एक एक का टर्न है कितना, 15 टन। तो आप इसका प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 12, डन है, पर मंथ का 12, ठीक है, 5 गाड़ी 1000 पर टन। और अगर आपका अदर देन हेवी गुड व्हीकल है सो 7500 डायरेक्ट लेंगे आप, ठीक है, 7500 आप डायरेक्ट लेंगे, उसको इंटू करेंगे आप जितना आपके पास गाड़ी है, मान लीजिए 3 गाड़ी है तो 3 इंटू 12, तो आपका ऐसे प्रिजम्पटिव इनकम निकल जाएगा, ठीक है। एक हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाए थे 40B, आप एक बार उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए 2 तरह का बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, एक होता है प्रिस्क्राइब बुक और एक होता है सच बुक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 बुक्स का बात होगा, एक बुक होगा प्रिस्क्राइब बुक्स और एक बुक होगा सच बुक्स, ठीक है। 2 अलग अलग बुक है, एक है प्रिस्क्राइब बुक और एक है सच बुक्स। तो ध्यान से सुनिए क्या बोलता है लॉ बोलता है कि एसएससी को मेंटेन करना होगा प्रिस्क्राइब बुक। कब मेंटेन करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब बुक, अगर उसका ग्रॉस रिसीव प्रोफेशन का एक्सीड करता है 1.5 लाख इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। आप जिस प्रीवियस ईयर में हैं उसके पिछले 3 साल में क्या आपका ग्रॉस रिसीव 1.5 लाख से एक्सीड करता है, या फिर अगर आपका प्रोफेशन नया सेटअप हुआ है तो उसी प्रीवियस ईयर में क्या उसका ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीड कर सकता है क्या 1.5 लाख, अगर हाँ तो आपको मेंटेन करना है प्रिस्क्राइब बुक्स। आइदर आपका न्यूली सेटअप नहीं है तो जिस प्रीवियस ईयर में है उस प्रीवियस ईयर में कौन सा बुक्स बनाना है डिपेंड करता है पिछले 3 साल में क्या आपका ग्रॉस रिसीप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है। अगर ग्रॉस रिसीप्ट आपका तीनों साल में, ठीक है, तीनों साल में, ऐसा नहीं कि एक साल में 1.5 लाख एक साल में कुछ, तीनों साल में 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको प्रिस्क्राइब बुक्स बनाना पड़ता है। यहाँ पे प्रिस्क्राइब बुक्स मतलब वही कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज़, और अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो डेली केस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर्स, ठीक है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द प्रोफेशन एक्सीड नहीं करता 1.5 लाख से कोई भी साल में, प्रीवियस ईयर में या न्यूली सेटअप में उस दिन नहीं होने वाला है, तो आपको बनाना कौन सा बुक है, सच बुक्स। बहुत सिंपल है, प्रिस्क्राइब बुक्स कब बनाना है और सच बुक्स। प्रिस्क्राइब बुक्स जब बनाना है तो सच बुक्स नहीं बनाना है, और प्रिस्क्राइब बुक्स का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको क्या बनाना है, सच बुक्स बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन से रिलेटेड था, यहाँ पे पर्सन कैरी कर रहा है बिजनेस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड 1,20,000, ठीक है। अगर आपका इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है या फिर आपका टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करता है 10 लाख कोई भी साल में, पिछले 3 साल के कोई भी साल में, ध्यान से सुनिए, इस प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल में, 22-23 के पिछले 3 साल में, यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, तो 22-23 के पिछले 3 साल, ठीक है, यानी कि 21-22, 20-21 और 19-20, इस पिछले 3 साल में क्या आपका कोई भी साल, कोई भी एक साल में भी इनकम 1,20,000 या जो सेल टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख से, क्या अगर करता है तो आपको बेसिकली प्रिस्क्राइब बुक्स पे ध्यान देना है, डन है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, न्यूली सेटअप है, क्या वो उसी साल एक्सीड करता है, लाइकली टू एक्सीड फॉर दैट ईयर, देन आपको उस समय ध्यान देना है कि आपको सिर्फ सच बुक्स बनाना है और कोई अदर बुक्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? ये पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने 44 AD के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एसएससी को क्या मेंटेन करना है, सच बुक्स मेंटेन करना है, और यहाँ से भी इनको सच बुक्स मेंटेन करना है, ठीक है। टैक्स ऑडिट का
मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, बट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। क्या आपके प्रोफेशन को टैक्स ऑडिट करना है? यस, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 50 लाख, ठीक है। क्या आपके प्रोफेशन जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन उसको करना है? हाँ, अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड द एग्जेम्पशंस एंड पीजीबीपी इज कैलकुलेटेड बिलो डीम्ड रेट, ठीक है, तो आपको करना है, ठीक है। तो बिजनेसेस जिसका कैश सेल्स रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सेल, तो उसको करना है 10 करोड़ पे। जब एक्सीड करेगा तो टैक्स ऑडिट। बोलने का मतलब है कि तुम्हारा कैश पेमेंट 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारा को टैक्स ऑडिट करवाना है अगर आपका सेल ग्रॉस रिसीव 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। देखिए लिमिट है, इसमें कुछ करने का नहीं है। सेल्स कैश वेस में रखोगे तो लिमिट पहुंच जाएगा आपका कितना, 10 करोड़ तक का, ठीक है। और अगर कैश एक्सपेंसेस पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस मेड, यानी कि चेक के थ्रू होता है, तो ये लिमिट कितना चला जाएगा आपका, 10 करोड़ का ही लिमिट रहेगा। अदर बिजनेस में एक्सीड कितना, 1 करोड़, डन। डीम्ड रेट, बस इतना याद रखना है। तो नॉर्मल बिजनेस के लिए टैक्स ऑडिट का लिमिट है जो है, टैक्स ऑडिट का जो लिमिट है वो कितना है बोलो, 1 करोड़ के लिए। आपका अगर पेमेंट 5% से ज़्यादा कैश के ऊपर नीचे नहीं होता है, 5% तक ही होता है कैश में रिसीप्ट लेन देन, तो आपका वो जो लिमिट है 1 करोड़, वो कितना पहुंच जाएगा, 10 करोड़ तक का लिमिट है वो। यही रहा आपका टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर पीजीबीपी। नेक्स्ट क्लास हम लोग, आपके पास अच्छा ही है, जो होता है अच्छा के लिए होता है। भगवान ने आपको टाइम दिया आज का दिन, आप पूरा सम अप कर लीजिए इसको, और कल हम लोग पूरा एकदम मस्त करेंगे, क्या बोलिए, सम्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।